ये जो प्रशिक्षण के संस्थान चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यत्र तत्र सर्वत्र, वो एक अपने में एक अलग किस्म का नेटवर्क है। और सैकड़ों करोड़ का, साल में हजारों करोड़ का कारोबार है उनका, वो तो बंद कर दो। गरीब अपना खेत बेच के ट्रेनिंग तो ना करे भाई। बीटीसी बीएड ये करे ही क्यों आदमी डीएलएड, जब उसको पता है कि भर्ती होनी नहीं, अनुपात जो है वो समानुपात है। कोई दूसरा काम करेगा, दूसरी जगह पैसा लगाए, अपना पैसा लगाए, और नहीं लगाए तो उस पैसे से कोई दुकान खोल लेगा नौजवान। नहीं, आप पहले बीएड कराइए, बीटीसी कराइए, टीईटी कराइए, दिस कराइए, दैट कराइए, और उसके बाद वो लक्ष्मण मेला मैदान में धरना दे। जैसे अगर ये तय हो कि स्टेशन पर आज पूरे दिन कोई ट्रेन नहीं आएगी, मालगाड़ी भी नहीं आएगी, रेलगाड़ी छोड़ो, तो फिर उस दिन की टिकट तो मत बांटो। टिकट क्यों बांट रहे हैं? कह दीजिए टिकट भी नहीं आज उपलब्ध है। गाड़ी है नहीं, यात्रियों को टिकट बेच दी, वो अंदर आ जाएंगे स्टेशन पे, तब क्या दृश्य बनेगा? और क्या फिर ये आक्रोश का कारण नहीं बनेगा? ये बड़ा प्रश्न है। ये जिस ढंग के जितने प्रशिक्षण संस्थान हैं ना उत्तर प्रदेश में, उनमें से अधिकांश अगर आप देखेंगे ग्रास रूट लेवल पर जाकर, तो आप पाएंगे वो राजनीतिक लोगों के संरक्षण में ही फले फूले। उनका एक अलग गोरख धंधा है, पूरी एक किताब उपन्यास उन पर लिख जाए जो यहाँ कारोबार है। ये तो बंद कर दीजिए स्थायी तौर पर। नहीं, 5 साल अगर आपको लगता है कि अब अध्यापक की जरूरत नहीं, 5 साल बंद कर दीजिए। मुझसे युवाओं ने पूछा कि ये भी अमिताभ जी पूछा जाना चाहिए कि 2019 से भर्ती नहीं आई नई कोई, और 19 से ये 23 तक अध्यापक जो सेवानिवृत्त हुए उनकी भरपाई कैसे हुई? सवाल है इसका। ईमानदारी से उत्तर आना चाहिए शासन की ओर से। भाई रिटायर भी तो हुए होंगे, उनकी जगह कैसे भरी आपने? बड़ा प्रश्न है। आप अधिकारी उतने चमत्कारी होते हैं, उतने चमत्कारी होते हैं जितना चमत्कारी आज के टाइम में ना ये अपना बागेश्वर वाले बाबा, ना कुबेरेश्वर धाम वाले, कोई भी उतना चमत्कारी नहीं जितने चमत्कारी अधिकारी होते हैं बाबू। वो हर किसी भी अनुपात को कहीं भी समानुपात सिद्ध कर सकते हैं, और किसी भी समानुपात को कहीं भी गड़बड़ सिद्ध कर सकते हैं। वो काले को सफेद भी घोषित कर सकते हैं, और सफेद को काला भी। नौकरशाहों की ये फितरत है। और वही जो आंकड़ा कागज बना के दे देते हैं, मंत्रियों की नियत ये है कि वो उसको पढ़ दें विधानसभा में। अन्यथा जो सवाल आज हमने आपने उठाए हैं यहाँ, जिस पर हम बहस लेकर आए हैं, ये सवाल राज्य के मंत्री को भी उठाने चाहिए थे अपने विभाग के अधिकारियों से। ये रिपोर्ट जरा देखिए जो हमारे साथियों ने बनाई है, फिर आपका डिबेट में ले चलेंगे, बहस में ले चलेंगे, और मेहमानों से परिचय कराएंगे। जी बेरोजगारी की बेबसी में वैसे तो बदरंग ही होता है त्योहारों का रंग, लेकिन होली से ठीक पहले हुए इस वज्रपात ने होली की खुमारी को और खुश्क कर दिया है, क्योंकि सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री के मुताबिक नई भर्ती की संभावना फिलहाल तो शून्य ही है।
और वर्तमान में हमारे पास शिक्षक की कोई भी कमी अभी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं है। दरअसल विधानसभा के बजट सत्र में सवाल उठा कि क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कितनी संख्या है, शिक्षकों के कितने पद खाली हैं और क्या नई शिक्षक भर्ती की कोई संभावना है। इस सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के आगोश में छात्र और शिक्षकों के अनुपात को जोड़ते हुए जवाब दिया कि मौजूदा समय में अनुपात पूरा है, शिक्षकों की कोई कमी ही नहीं है, यानी ऐसे में नई भर्ती का कोई प्रस्ताव भी नहीं है। के समय के नहीं है, ये पुराने समय के हैं और पुराने छात्रों की संख्या के हिसाब से ये पद सृजित किए गए थे। आज वर्तमान में जो हमारे पास छात्रों की संख्या है और जो शिक्षकों की संख्या है, जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का होता है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। तो वर्तमान में जो हमारे पास शिक्षक हैं, हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक और प्राइमरी के हमारे शिक्षक मिला करके ये पीटीआर जो हमारा रेशियो है, टीचर्स का, बच्चों का और शिक्षक का रेशियो, इसको हम लोग पूरा करते हैं और वर्तमान में हमारे पास शिक्षक की कोई भी कमी अभी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं है। अब बात निकली तो बेरोजगारों, युवाओं और अभ्यर्थियों तक भी गई। नई भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री के बयान से निराशा हुई है। इन युवाओं का दर्द है कि अगर ऐसा है तो हर साल पास हो रहे लाखों लाख टीईटी और दूसरे अभ्यर्थी कहां जाएंगे? क्यों सरकार टीईटी पास बेरोजगारों की फौज जमा कर रही है? सवाल ये भी उठा कि क्यों ना ऐसे कोर्स ही भर्ती न आने तक बंद कर दिए जाएं। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जब भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात आती है तो हम टेट सीटेट पास युवाओं को अनुपात एवं समानुपात पढ़ाने का काम करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के आरटीआई 2019 के अनुसार 1,73,795 पद खाली हैं। वहीं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शिक्षकों के अनुपात में शामिल करने के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद एक और सवाल शोर कर रहा है। जब सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शिक्षक मान ही रही है तो उनको उचित मानदेय और शिक्षक सरीखी सुविधाओं में भेदभाव क्यों? शिक्षा मित्र जहां उचित मानदेय के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, तो वहीं अनुदेशक तो अदालत दर अदालत मानदेय की जंग जीत चुके हैं। अगर अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को समान माना जा रहा है, शिक्षक के बराबर माना जा रहा है, तो उन्हें शिक्षक के रूप में वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है और उनके साथ साथ जो भी सुविधाएं शिक्षकों को मिल रही है वो क्यों नहीं मिल रही है? दूसरी बात, जब इतना अनुपात और समानुपात बना हुआ है तो क्यों ना इन बीएड कॉलेजों को, बीटीसी कॉलेजों को, बीपीएड के कॉलेजों को तत्काल रूप से बंद किया जाए, जिससे नए बच्चे ना आए और उनके धन का दुरुपयोग न हो। बहरहाल अभ्यर्थियों और युवाओं के मुताबिक करीब 2019 से कोई नई भर्ती नहीं आई है। ऐसे में टीईटी और डीएलएड सहित दूसरे दर्जे के लाखों लाख युवा रोजगार के इंतजार में हैं। तो वहीं हर साल लाखों युवा इसी बेरोजगारों की कतार में खड़े हो रहे हैं, जबकि ऐसे कोर्स कराने वाले संस्थान खूब फल फूल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्यों ना ऐसे कोर्स फिलहाल रोक दिए जाएं। सवाल ये भी है, अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को शिक्षक मानते हुए भी शिक्षकों सरीखी सैलरी और सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? जो युवा है हमारे प्रदेश का, उसका खेत गिरवी रख गया ये ट्रेनिंग करने में, नौकरी का आता पता नहीं, क्योंकि अनुपात समानुपात हो गया। और ये जो ट्रेनिंग कराने वाले संस्थान हैं, इनके जो चलाने वाले जो ओनर हैं, वो खाए पिए अघाए डोल रहे हैं। इसलिए मैंने ये मांग रखी कि बंद करो, ताला लगाओ इनमें। जब समानुपात ना रहे तो साल भर पहले खोल देना, फिर ट्रेनिंग हो जाएगी। ये ड्रामा बंद करो भाई। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर आलोक पांडे शिक्षाविद हमारे साथ हैं। आलोक जी का स्वागत है। और बाकी हमारे आज हमने कहा कि जो अलग अलग नौजवानों के फ्रंट हैं, उनके लोगों को बुलाएं ताकि ज़मीन पर क्या स्थिति है उसकी चर्चा हम कर पाएँ। हमारे साथ रजत सिंह हैं, अध्यक्ष हैं डीएलएड के, कौशल कुमार हैं, प्रदेश मंत्री प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के, सुशील पांडे हैं, अध्यक्ष युवा बेरोजगार संघ मंच।
विक्रम सिंह हैं अध्यक्ष अनुदेशक संघ। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर अपने ये नौजवान साथियों के पास चलूंगा। मैं बड़ा खिन्न हो गया। कई लोगों ने आज मुझसे कहा कि हमारे साथियों ने कि आज हम लोग इस पर कर लें, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। मैंने छोड़ो भाई, वहां जो होना तो हो ही गया, जनता को जो वोट देना दे दिया, उस पर क्या करना। क्या ये मसला ज्यादा गंभीर है। अगर आपने वो जोड़ा है शिक्षा मित्र और अनुदेशक को भी अध्यापक के कोटे में, और उसके बाद आपने हाउस को इन्फॉर्म किया, विधानसभा को, कि अनुपात बराबर है, बेसिक में 35 पर 1 और अपर बेसिक में 35 पे 1 टीचर, तो ये पहला विशुद्ध सवाल उठता है, परम सात्विक प्रश्न, कि जब आपने उनको जोड़ा है अनुदेशक और शिक्षा मित्र को, मैं सैलरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। सैलरी में तो आप बता दोगे कि ये समस्या है, वो समस्या है, ये रिट है, ये पिटीशन है, ये कानून है, ये तमाम। मानदेय में तो कोई दिक्कत ही नहीं। सरकार 1 रुपया भी दे सकती मानदेय और 1 करोड़ भी दे सकती। ठीक जी, मानदेय टीचर के बराबर कर दीजिए आलोक जी। तो मेरे ख्याल से न्यायपूर्ण रहेगा यही रास्ता। आलोक जी। अमिताभ सर, मुझे लगता है कि सरकार का नपना ठीक नहीं है जी। हर बार अलग अलग तरीके से नपना उपयोग करती है और पैरामीटर बराबर नहीं है। आप देखिए 2019 से जब कोई वैकेंसी नहीं निकली तो 19 से 22-23 तक कोई रिटायर नहीं हुआ क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबकी उम्र रुक गई हो कोरोना काल में। बोले अब 59 का तो 59 साल उम्र रहेगी, तो जो इतने साल में रिटायर हुए होंगे उनकी वैकेंसी तो सीधे सीधे है। तो यही झूठ बोल रहे हैं सदन में। दूसरी बात ये आती है कि जो शिक्षा मित्र है इनको फिर शिक्षक मानो। अगर आप उनसे शिक्षक मान ही रहे हो तो फिर वेतन भी जरा ढंग का दो, अनुदेशकों को भी ढंग का वेतन दो। 10,000 रुपये पकड़ाते हो और अपने डाटा में जोड़ते हो कि वो शिक्षक है, तब शिक्षक शब्द का आप एक तरह से अपमान कर रहे हैं। 10,000 रुपये में शिक्षक का वेतन होता है क्या कहीं? तो इसलिए सरकार बहुत गलत तरीके से काम कर रही है। और एक बात आपको बता दूं, एक प्रत्यक्ष उदाहरण में बताऊं। ये कहते हैं कि 30-35 बच्चों में एक शिक्षक है। अमिताभ जी, ऐसे 10 स्कूल में गिना दूंगा जहां कक्षा 6, 7 और 8 में 30 बच्चे हैं। मान लीजिए 10-10 बच्चे तीनों क्लास में है, 15-15 बच्चे तीनों क्लास में है। अब उसमें एक ही टीचर पढ़ाएगा तीनों क्लास को। ये जाति नहीं है क्या? एक स्कूल ऐसा है जिसमें 1 से 5 तक में 5 टीचर हैं, उसमें एक हेडमास्टर है। आप उसके ऊपर हेडमास्टर को तो इतना काम कराते हो ऑनलाइन कि वो पढ़ाई नहीं पाता। अब 4 टीचर मिल करके 300 बच्चे संभाले, तो मतलब इस तरह की बड़ी जातियां हैं। तीसरा एक चीज और है कि ट्रांसफर पॉलिसी बड़ी गड़बड़ है। शहर के आसपास आपने इतने टीचर भर लिए हैं कि वो टीचर बच्चों से ज्यादा है, और जहां आउटर एरिया है वहां एकल विद्यालय है। फरुखाबाद में 100 एकल विद्यालय है जहां एक टीचर पढ़ा रहा है सर, और ये लोग आरटीआई में जवाब नहीं दे रहे हैं सर। ठीक बात है, ठीक है आलोक जी, आएंगे आपके पास। मुश्किल यही है कि गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ, इनके स्कूलों में टीचर देख के फार्म भरोगे तो ऐसी गलत सूचनाएं आएंगी। यहां के लिए तो सारा नेता नगरी लगी रहती ट्रांसफर के लिए। आजमगढ़ में कौन है, पडरौना में कहां स्कूल है, कुशीनगर में कहां है, खिमसेपुर में कहां है, बेवर में कौन पढ़ा रहा है, कितने मास्टर है। मसला तो ये है, क्या उत्तर प्रदेश केवल 3 जिलों से चलेगा? भाई राकेश पांडे जी, मैं एक प्रस्ताव ये लेके आया, आपसे बात शुरू करता हूं कि ये जितने भी प्रशिक्षण टाइप के संस्थान हैं, क्या मुझे सब तो मालूम भी नहीं, लेकिन जितने मालूम, बीटीसी, बीएड, डीएलडी, टीईटी, जो भी है ऐसा, अगर वहां से निकले हुए साथियों के लिए अभी अनुपात समानुपात है, यानी अभी वैकेंसी नहीं है, तो तब तक के लिए वो अपना खेत तो सुरक्षित रख ले। नहीं, बंद कर दो इन स्कूलों को, टेम्परेरी नोटिस लगा दो कि भाई 5 साल बंद रहेंगे। क्या कम से कम घर मकान बेच के जो आदमी ट्रेनिंग कर रहा है उससे तो बचेगा, जब उसको धरना ही देना है लक्ष्मण मेला मैदान में बाद में। राकेश जी।
सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धन्यवाद। इस मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाने का प्रयास जी। किया। देखिए, सबसे पहले जो अभी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री का एक बयान लगातार विधानसभा में जारी हुआ है कि शिक्षकों का जो अनुपात और छात्र और शिक्षक का अनुपात है सब सही चल रहा है। तो सबसे पहले सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 के बाद से इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पहली बार तो जारी नहीं किया है, और दूसरी बात जो शिक्षा मित्रों को लेकर, शिक्षा मित्रों का जो 1,37,000 पद था, समायोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ, उसी को लेकर ये 2 पार्टों में भर्ती करा पाए। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि छात्र और शिक्षक का अनुपात सही है, और 68,000 जो भर्ती रही है उसमें से भी 22,000 सीटें खाली रह गई। अब बताइए, जो 1,37,000 पद ये भरे हैं लगातार 2019 के बाद, इनकी लास्ट वैकेंसी 2019 में थी, वो भी शिक्षा मित्रों के पद को भरने को लेकर थी। उसके बाद से कोई भर्ती नया विज्ञापन आया नहीं। उसके बाद बताइए आप, क्या शिक्षक रिटायर नहीं हुए? बहुत सारे शिक्षक रिटायर हुए, और लगातार नामांकन भी छात्रों का बढ़ता जा रहा है। 2 करोड़ के करीब में नामांकन है इस समय छात्रों का, और ऊपर से ये बता रहे हैं सर छात्र और शिक्षक का अनुपात बिल्कुल बराबर चल रहा है। ठीक है राकेश जी, चल रहा है सर। ठीक है, अभी रुको, दोबारा में आएंगे। विक्रम सिंह जी, चलो हम कह रहे इस विधानसभा में अपनी जान बचाने को ही बाबुओं ने लिख के दे दिया मंत्री जी को टाइप करके कि आप बोल देना शिक्षा मित्र अनुदेशक सब जोड़ के अनुपात समानुपात हो गया क्या। अब ये बोल बाहर आ जाना, बल्ले बल्ले छोड़ो, बहुत लंबा कलेश हो जाएगा। लेकिन जब आप सदन जैसी जगह पर, लोकतंत्र में उससे बड़ी कोई जगह नहीं, वहां का बोला पत्थर की लकीर रिकॉर्ड में जाता है, इतिहास में दर्ज होता है। आप कह रहे हो कि भाई इनको जोड़कर हमारे पास पीटीआर पूरा है, तो कुछ मानदेय भी ठीक हो जाए। नहीं, तनख्वाह में का शब्द मैंने इसीलिए इस्तेमाल आप लोगों के लिए नहीं किया, लेकिन मानदेय तो दे सकते हैं संदीप बाबू। नहीं, अभी कितना मिल रहा है अनुदेशक को विक्रम सिंह जी? 9,000 सर। बताइए जी। 13 में ज्वाइनिंग हुई थी सर, और अभी 9,000 मिल रहा है जी। और सर हम उनके इस बयान का स्वागत करते हैं जी, लेकिन स्वागत हम करते हैं, लेकिन सर हमें, यदि आप शिक्षक मान रहे हैं तो हमें उसका जो सम्मानजनक है वो भी आप नहीं दे रहे हैं। आप बताइए सर, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, आप लखनऊ हाई कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। सिंगल बेंच इलाहाबाद हम लोग जीत चुके हैं सर, सिंगल बेंच लखनऊ जीत चुके हैं। अभी 2 दिसंबर 2022 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच ने आदेश किया कि हमारा 17,000 का भुगतान किया जाए, लेकिन आज सर 90 दिन पूरा हो गए, लेकिन सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। हम लोग कई बार सर प्रयास किए, अपना हाईकोर्ट माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश लेकर हम लोग कई बार परियोजना गए, माननीय विजय किरण आनंद जी से मिले, उनके बाबू से मिले, लेकिन समझ में नहीं आता है सरकार करना क्या चाहती है, देना है कि नहीं देना है। कोई बात नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है सर, जबकि 17,000 इस सरकार ने स्वयं पास किया था। आप 19 मई 2017 को भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल देखिए सर, उसमें लिखा हुआ है कि अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए, हमारे 17,000 रुपया पास हुए थे भारत सरकार के द्वारा, उसको भी सर अभी तक सरकार नहीं दी। जब नहीं दी तब हम लोग हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट ने भी, सिंगल बेंच ने भी 3 जुलाई 2019 को आदेश किया। 20 अगस्त 2019 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको 9% ब्याज की दर से इनका 17,000 का भुगतान करिए। सरकार हमको भुगतान नहीं की, और उल्टे सरकार डबल बेंच में चली गई। अब आप एक 7,000 पाने वाले से सरकार डबल बेंच में लड़ रही है, और हम तो सर इन नौनिहालों का भविष्य बनाने आए हैं, हमको तो इन नौनिहालों को पढ़ा लिखा। ठीक है विक्रम भाई, आपकी पीड़ा हम के साथ हैं। मैं आता हूं दोबारा में आपके पास। सबसे बड़ी करुणापूर्ण स्थिति यह है कि जिसको आप 9,000 रुपया दे रहे हैं, अरे डबल बेंच छोड़ो, उसको मुकदमे में क्या खाएगा, क्या मुकदमा लड़ेगा आदमी? सरकार का पैसा तो जेब से जाता नहीं, चाहे जितने वकील करो, इनको तो जेब से देना पड़ रहा होगा। किसी बात हो रही है। कौशल जी, एक उदाहरण मेरे दिमाग में घूम गया, और आप जानते हो जो बात मेरे दिमाग में आ जाती है मैं बोलता जरूर।
ऐसी कोई स्थिति प्रकट हो गई जिसमें आप किसी व्यक्ति ने अपनी जान बचाने के लिए किसी युवती की मांग भर दी, बोले नहीं हमारी तो शादी हो गई देखो है, और जब वो संकट से दूर हो गया तो बोला नहीं अब तुम जाओ, ऑटो पकड़ो जाओ। अगर मांग भरी है तो फिर पत्नी के अधिकार उसको देने होंगे। नहीं, यहां मुझे ऐसे मामला लग रहा है, विधानसभा में मसला आए तो मंगलसूत्र पहना दो, बोले शिक्षा मित्र और अनुदेशक जोड़ के, वो भी अध्यापक है क्या, और उसके बाद जब हो कि भैया 10,000 से 20,000 ही कर दो, 9,000 से 17,000 कर दो, तो कह दे कि नहीं ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कौशल जी। सबसे पहले तो आदरणीय अताप जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप हम शिक्षा मित्रों के, अनुदेशकों के, बेरोजगारों के संरक्षक के रूप में लगातार आवाज उठाते रहे। ठीक सर, सबसे पहले माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो शिक्षा मित्रों के संदर्भ में अध्यापक के सापेक्ष माना है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके आभारी है। परंतु बहुत बार प्रदेश के शिक्षा मित्रों के माध्यम से आपके द्वारा प्रदेश सरकार के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी तक शिक्षा मित्रों ने अपनी आवाज पहुंचाने का कार्य किया है। क्योंकि अब परिवार हमारा बड़ा हो चुका है, 2001 से लगातार कार्य कर रहे हैं, 10,000 मात्र 10,000 में खर्च नहीं चल पा रहा है। बच्चों की पढ़ाई, शादी, बूढ़ी माँ बाप का देखभाल, यदि इन सब चीजों को हम देखें तो किसी तरह से आज शिक्षा मित्र पूरी तरह से असहाय हो चुका है। और अपनी बात को सुनाने के लिए हम तो चाहते हैं कोई ऐसा तरीका, कोई जनप्रतिनिधि कोई बताए कि हम कम से कम मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंच जाए, वो समझे इस चीज के लिए। दूसरा चीज, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो किसी ऐसे अर्थशास्त्री से हमको मिलवा दीजिए जो हमको ये बता दे 10,000 में घर चल जाएगा, और इस तरह से गणित हमको समझा पाए। आज शिक्षा मित्रों की यदि बात की जाए तो 40+ हो चुके हैं, जिसमें 10% ऐसे हैं जिनका आज सेवा अवधि जो 60 साल की गई है, तो 10% 60 साल की उम्र के करीब भी पहुंच चुके हैं। और अभी जैसे कि हमारे प्रदेश से हमारे शिक्षा मित्र साथियों ने हमको बताया है, बता रहे हैं कि अभी रिटायरमेंट का लगभग हर जिले से 2-4 साथी रिटायर भी होना शुरू हो गए। अब समस्या यह है कि यदि आपने अध्यापक पद के सापेक्ष हमको माना तो हम लोग एक ही कुर्सी पे बैठते हैं। सबसे पहले तो यह कि एक अध्यापक 62 वर्ष में रिटायर होगा, दूसरा 60 वर्ष में हो जाएगा। दूसरी चीज, यदि अध्यापक के समकक्ष हमको मान रहे हैं तो वही अध्यापक 50,000 रुपए लेगा, शिक्षा मित्र को मात्र 10,000। भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आपने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मानदेय बढ़ोतरी पर तो रोक नहीं लगाई है। 50,000 ना सही, कम से कम हमको इतना तो दे दो कि हमारा घर चल जाए। आज जैसे आप पेपर में सबने पढ़ लिया होगा, 50 रुपए गैस सिलेंडर पे बढ़ गए। वो गैस सिलेंडर उसी 10,000 रुपए में ही शिक्षा मित्र को लेना है। क्या शिक्षा मित्र के 50 पैसे बढ़े हैं? तो समस्या सबसे बड़ी यह है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है सब कुछ, लेकिन शिक्षा मित्रों को वहां उनकी कोई सुनने वाला नहीं। जी, मैं रजत सिंह के पास चलता हूं। रजत सिंह, आपसे मेरा वो सवाल कि मुझे बड़ी खिन्नता हो रही है कि आखिर ये संस्थान प्रशिक्षण वाले क्यों चल रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आपने सुना हो, कि जब ये तय हो गया कि भाई हफ्ते भर तक स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आएगी, रेलगाड़ी छोड़ो मालगाड़ी भी नहीं आएगी, तो स्टेशन का गेट बंद करो, ताला लगाओ, टिकट क्यों बांट रहे हो? जो यात्री अंदर जाएगा वो क्या करेगा? वो भजन करेगा। ये क्या खेल है भाई? जब अनुपात इतना बड़ा समानुपात हो गया कि अब बरसों बरस नहीं इसमें जरूरत पड़ेगी, तो ये बंद करो। बीएड के स्कूल, बीटीसी के स्कूल, दिस दैट सब। रजत, नहीं, इसमें भी पैसा जा रहा है ना युवा का। सर, प्रथम सर आपका बहुत बहुत आभार, जो आप लगातार मुद्दा उठा करके हम सबका मुद्दे को जीवंत करते रहते हैं और आते हैं अपने पॉइंट पर। सर, कि जो आपने कहा कि जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती ये नहीं दे रहे हैं, ये बताते रहते हैं कि अनुपात समानुपात की जो पहेली है ये तो कभी सुलझेगी नहीं। क्योंकि इससे पहले जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी थे सतीश द्विवेदी जी, वो भी ये पहेली कम से कम अपने कार्यकाल में लगातार बताते रहते थे कि जो हमारा अनुपात समानुपात है ये बराबर है। उनका तो सरप्लस में भी रहता था, लेकिन उस समय लगातार हम सबके द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर उनकी ये पहली फेल हुई और अंततः उन्होंने ये चीज का आदेश भी दिया था
और लिखित आश्वासन भी दिया था कि अगली भर्ती 17,000 के विज्ञापन पर करेंगे। लेकिन अंततः वो चुनाव हारने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री जी अपने पद पे नहीं रहे, फिर मौजूदा जो है संदीप सिंह जी अपने पद पे आए और यही पहली वो भी अपने कार्यकाल में बता रहे हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है और भर्ती नहीं दे पाएंगे। सर एक सबसे बड़ा ये कारण है कि अगर इन्होंने एक अपने जवाब में ये बताया है कि 51,112 पद रिक्त है लेकिन विचाराधीन है। क्यों विचाराधीन है? जब पद रिक्त है, बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, तो आप पद क्यों नहीं सृजित कर रहे हैं? किस चीज का जो है आप कहाँ पे विचाराधीन है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे यहाँ जो है बच्चों के लिए साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है, शिक्षा में कोई रोक नहीं हो सकता है। क्यों विचाराधीन है? अधिकारी रोक रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी पद नहीं देना चाहते, किस लिए, किन वजहों पर? एक मिनट, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। एक और ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस शिक्षा मंत्री संदीप बाबू कह रहे हैं कि जितने अध्यापक चाहिए उतने भरपूर हैं, सरल भाषा में, ठीक। दूसरी बात मैं आप ही लोगों से सुनता हूं कि जी 51,000 भर्ती खाली हैं, ठीक, सरकार ने ऐसा कहा। तो ये तो नहीं हो सकता कि यही चीज काला एक सोमवार को काला और मंगल को सफेद तो नहीं चलेगा ना। या तो समानुपात है या भर्ती खाली है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। वही तो सर, यही तो चीजें बहुत पेचीदा और ये पहली एकदम बन चुकी है, इसको कोई सुलझा नहीं पा रहा है। क्योंकि जब शिक्षा मंत्री जी एक तरफ ये कहते हैं 51,112 पद रिक्त है और विचाराधीन है, तो ये कहाँ पे अटका हुआ है? और दूसरी तरफ ये जो बोलते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। अरे आपका जो है, आप कहते हैं क्या 2016 और 17 से क्या बच्चों की संख्याओं में बढ़ोतरी नहीं हुई? क्या शिक्षा मित्र अध्यापक रिटायरमेंट नहीं हुए? कि अभी हाल ही में जो है प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जो है प्रदेश मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा मित्र रिटायर भी हो रहे हैं। क्या इनकी जगह पे कोई पद भर्ती रिक्त नहीं हुआ? क्या जो शिक्षक हैं 2016 से 2023 चल रहा है, क्या मार्च तक 10,000 प्रतिवर्ष रिटायरमेंट नहीं होता है? क्या सरकार ने 68,500 और 69,000 भर्ती का जो प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, ये सूबेदार सिंह सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका में कटाव प्रकरण में भी सरकार ने कहा 51,100 पद का 112 पद रिक्त है और प्लस शिक्षा मित्र का जब मामला चला हुआ था तब अपात्र रूप में जब कहा गया था, उस मामले में भी सरकार ने कहा था कि हम ये भर्ती पद उनकी जगह पे दे रहे हैं। अगर आज सरकार शिक्षा मित्रों को रखना चाहती है तो रख सकती है, लेकिन जो एक तरफ ये कहती है कि ये उनकी बराबर अर्हता नहीं है, दूसरी तरफ उनका वेतन भी रोक रखा हुआ है। ये क्या चल रहा है? एक तरफ कहते हैं विचाराधीन है पद, दूसरी तरफ ये भर्ती नहीं देना चाहते हैं, तीसरी तरफ ये डीएलएड बीएड का लगातार ये प्रशिक्षण कोर्स संचालित कर रहे हैं, समय से जो है भर्ती समय पर ये अपना विज्ञापन जारी करते हैं और ग्रेजुएशन करके आए हुए छात्रों को 80,000 40,000 की डीडी लेकर के उनको दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ सकते हैं। आज 4 साल 5 साल से सरकार इस लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। हमारे जैसे स्वयं लाखों छात्र मानसिक तनाव में हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, अन्य क्षेत्रों में जा जाकर तैयारी कर रहे हैं, अपनी योग्यता की बात को लेकर वो रात दिन मेहनत करते हैं। सर हम तो इलाहाबाद की पावन धरती पर रह करके एक 10 बाई 10 के कमरे में रहकर लगातार तैयारी कर रहे हैं, लाठियां खाएं, गाली खाएं। एक मिनट, लेकिन अभी बीच में मैं देख रहा था कि तमाम कोचिंग वालों ने ये प्रचार करना शुरू कर दिया था कि खुल गई भर्ती, खुल गई, जल्दी आओ, कोचिंग पाओ, भर्ती में मास्टर बनने का सुनहरा मौका। तो बहुत सारे बच्चे तो वहां भी पैसा दिए आए होंगे। अब इन्होंने कह दिया कि जी कोई विचाराधीन नहीं, अब क्या होगा? सर जिस प्रकार से जो है बच्चे भर्ती का जिस प्रकार बच्चों का उद्दीपक भर्ती है, उसी प्रकार से कोचिंग संस्थानों का उद्दीपक हम सब बच्चे हैं। क्योंकि जब तक उनके कोचिंग संस्थान में हम सब जैसे छात्र पढ़ने नहीं जाएंगे उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? उसी प्रकार वो सब अब सपने दिखा करके कि आओ पहले पाओ, जिस प्रकार से कोई बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं बताती रहती है भर्ती आ रही है तो पढ़िए, क्योंकि भाई उन्हें भी तो अपना घर परिवार चलाना है, हमको भी तो नौकरी लेकर के अपने घर परिवार को देखना। उसी प्रकार से अगर ऐसा झूठा अफवाह न फैलाए तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? ठीक रजत बाबू, ठीक है। आलोक जी, 20-20 लाख बच्चा टीईटी पास करके निकल आता है, ठीक जी। बहुत उदार हो जाएंगे तो 40,000, 50,000, 60,000 भर्ती कर देंगे, बहुत हो जाएंगे तो
उसका भी डंका 5 साल बजाओगे क्या? फिर 5 साल सांस नहीं लोगे कोई भर्ती की क्या? ये 20-20 लाख क्यों, कहां से आ रहे, क्यों नहीं इस पर प्रतिबंधन रोक लगता है? अगर ट्रेन में 100 आदमी बैठ सकते हैं तो हम 10,000 टिकट क्यों काट रहे हैं? वो 9,900 क्या करेंगे? भगवान का भजन करेंगे स्टेशन पे? अमिताभ सर, इसमें बहुत राजनीतिक खेल है। ज्यादातर जितने स्कूल्स हैं वो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन या तो मिनिस्टर्स के हैं या मिनिस्टर्स के से पोषित हैं, नेताओं के हैं, जिससे बड़ी मोटी फीस ली जाती है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो वो एक बिजनेस है। हालांकि मैं भी इस फील्ड से जुड़ा हूँ, लेकिन मुझे तो कभी कभी अमिताभ सर लगता है कि किसी ने ये ना कहते हैं कि आईएएस के सारे पद फुल हो गए, अब खत्म, अब रिटायरमेंट नहीं, अब तो कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं तो सिविल को पढ़ाता हूँ। लेकिन आप ये समझिए कि इसके पीछे इतना बड़ा गोरख धंधा है कि पूरे की पूरे जो शिक्षा माफिया है, हम उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जो मिनिस्टर्स हैं या जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बीएड कॉलेज है, उनके बीटीसी कॉलेज है, अरबों रुपया कमाते हैं, वो फिर कमाई नहीं बंद हो जाएगी उनकी, इसलिए नहीं हो रहे। वरना जितनी वैकेंसी है, पहले क्यों बीएड उतने ही तो होते थे ना। बीएड सरकारी सीटों में होती थी, बहुत सामान्य मात्रा में बीएड निकलते थे। अब वो बीटीसी बीएड प्राइवेट करने की जरूरत ही नहीं थी। इतने बच्चों के, बेरोजगार पढ़े लिखे बच्चों की फौज खड़ी करने की जरूरत ही क्या है जब वैकेंसी ही नहीं निकलती? तो इसलिए सीमित जितने टीचर रिटायर होंगे, जितनी वैकेंसी हो, उसी अनुपात में आप बीएड और टीटीडी निकालें। इतने बच्चे बेरोजगार पैदा करके, घर का खेतवा बेच के, पत्नी की ज्वेलरी बेच के कोई पढ़े तो क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का? तो मुझे लगता है कि ये केवल एक व्यापार है जो उत्तर प्रदेश के बड़े अपर क्लास लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, और बाकी के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राकेश बाबू, चुनाव के समय यूपी टीईटी का रिजल्ट आया था, एक बार तो वो पर्चा आउट हो गया था, फिर उसके बाद दूसरी हुई, फिर वो रिजल्ट आया। अगर मैं सही याद करो 20-25 लाख बच्चे उसमें पास हो गए, है ना? वो लोग किस लिए पास हुए, क्या होगा आगे? यूं ही बोले चलो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, बोले मूंगफली ले लो, खाते रहेंगे। क्या है मतलब, मैं समझ नहीं पाता हूं। 20-22 लाख कोई छोटी संख्या है क्या? देखिए सर, सरकार जो है बेरोजगारों की फौज ये खड़ी कर रही है, लगातार टेट पे टेट और सीटेट कराई जा रही है। यार मैं तो इन शब्दों से नफरत करने लगा हूं राकेश बाबू, मैं तो इन शब्दों से नफरत करने लगा हूं। बीटीसी, बीएड, टेट, सुपर टेट, क्या क्या बवाल है, इन शब्दों से मुझे नफरत हो गई, कोफ्त जी। देखिए सर, ये सरकार का काम ही है कि जुमला देना। सरकार जब बन जाती है, सबसे पहले तो इनका एक बढ़िया से बयान आएगा कि हम भर्ती करेंगे चुनाव से पहले। जैसे ही चुनाव ये जीतेंगे, सब पलट जाएंगे। देखिए, सब चुनाव था जब, उसके पहले बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी थे, उन्होंने एक फरमान जारी किया था, एक लेटर जारी किया था कि हम 17,000 भर्ती करने वाले हैं, लेकिन वो 17,000 भी अभी तक नहीं आई। और आपने देखा है सर, 51,000 का हलफनामा 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने लगाया था, उसके बाद भी ये भी नहीं कर रहे हैं ये सर। जबकि सर स्वाभाविक है, आरटीआई 2019 में जो आंकड़ा हम लोगों ने निकलवाया था, उसमें साफ साफ था 1,73,795 पद खाली थे 2019 में। 2019 के बाद 23 हो गया, 4 साल हो गए। अगर 10,000 हर साल शिक्षक रिटायर हुए तो 10 चौको 40,000 ये हो गए। अब सर 2 लाख के ऊपर आंकड़ा ये पहुंच चुका। ऊपर से ये बयान दे रहे हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के जो पद नहीं खाली। अब आप एक बात बताइए सर, हर साल 10,000 शिक्षक यही रिटायर हो गए, और ऊपर से बयान आ रहा है इनके शिक्षक नहीं खाली। अब देखिए सर, पीएबी की अभी एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, आपने सब देखा होगा, उसमें 1,26,000 का आंकड़ा दिखाया गया। पीएबी की इन्हीं की रिपोर्ट थी। ठीक है, मैं अब भाई एक समस्या नहीं ना, जूनियर एडेड की भर्ती 2 साल से लटकी है, नियुक्ति नहीं मिल पा रही, बाकी सब काम हो गया। बताइए किससे रोए जाके आदमी, बच्चा क्या करे? 2 साल से नियुक्ति मिलनी, वो भी काम नहीं हो पा रहा। फुटबॉल बना के रख दिया बच्चों को। रामलाल के पास जाओ, वो कहता श्यामलाल के पास जाओ, श्यामलाल के पास जाओ, वो कहता मोतीलाल के यहां जाओ। और रास्ते में कहीं पुलिस मिल गई तो 4 डंडे मारे और मुश्किल। विक्रम सिंह जी, आप लोग
कोर्ट की प्रक्रिया से इतना वाबस्ता रहे हो सब लोग, अलग अलग जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, चाहे रजत हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे सब लोग हों, उत्तर प्रदेश का नौजवान जितना कोर्ट से फेमिलियर है, देश का कहीं का नौजवान नहीं। क्या मुझे तो ये सारे जो नौजवान हैं ये लगते हैं अगर इनको ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लायक हो गए। मेरे पास आते हैं बच्चे, क्या उनको मुंह जवानी सब याद होता है कि सर वो फलाना अध्यादेश, वो आदेश फलाना, मैं तो सुन के दंग रह जाता हूं, इतने इतने कागज लेके। कभी आप लोगों ने ये क्यों नहीं पिटीशन डाली कि ये जो अलग अलग आंकड़े आते हैं, क्या ये क्यों आते हैं? सोमवार को कहा पद खाली, मंगल को कहा समानुपात हो गया, बुध को कहा अनुपात हो गया। एक दूसरा, ये जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, ठीक, ये और टेट जैसी परीक्षाएं, इसको लेके आप लोगों ने कभी प्रशासनिक स्तर पर को सुनवाई नहीं होती तो न्यायिक दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? क्योंकि ये भी मुझे लगता है कि वैसे ही कष्ट में जीवन, इसमें और 1,50,000 लग गए तो गई भैंस पानी में। विक्रम सिंह जी। सर अभी जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का सर आदेश आया है जी, इसमें हमको टीटी मुक्त किया गया है। इसमें कहा गया अनुदेशकों के लिए टीटी नहीं है, हमारे लिए टीटी अनिवार्य नहीं है सर। प्लस हमारे बारे में जो अधिकारी लोग कहते हैं कि हम 1 घंटा अंशकालिक है, 1 घंटा पढ़ाते हैं, 2 घंटा पढ़ाते हैं, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम 8 घंटे पढ़ाते हैं। अपने विषय के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस भी पढ़ाते हैं सर। और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम बेसिक शिक्षा के अभिन्न अंग है, और यदि बेसिक शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है तो अनुदेशकों के बिना संभव नहीं है सर। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है सर। उसके बाद भी सरकार, ठीक है सर, मान लिया पैसा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार गरीब है, सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन सर हमारा ट्रांसफर का मुद्दा है। 13 में वो महिला लोग जो ज्वाइनिंग की थी सर, 13 के बाद उनकी शादियां दूसरे जनपद में हो गई, दूसरे ब्लॉक में हो गई। अब आप बताइए, वो न अपने मायके में रह पा रही है, न ससुराल रह पा रही है। उसका एक बच्चा मायके में रहता है, एक बच्चा ससुराल में रहता है सर। और ये जो 100 बच्चों की समस्या है सर, 100 बच्चों के लिए सिर्फ हमको जिम्मेदार माना जाता है सर। आप बताइए क्या हमारी सिर्फ जिम्मेदारी है? वहाँ कोई 70-80 हजार पा रहा है, प्रधानाध्यापक है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सहायक अध्यापक है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो तपती धूप हो, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे वो कपकपाती ठंडी हो, अनुदेशक जाएगा गांव में बच्चा घूमने, बच्चा ढूंढने। सर अभी देखिए 31 मार्च को रिजल्ट आएगा, 8 के बच्चे बाहर हो जाएंगे। अब आज से ही हम लोग लग गए हैं कि किस प्रकार से हमारे 8 के जो बच्चे जाए उसकी भरपाई करने के लिए हम गांव गांव घूमना प्रारंभ किए हैं। लेकिन और उसके बाद भी एक भी बच्चा सर कम होता है तो हमको निकाल बाहर कर दिया जाता है। और एक चीज और सर आप देखिए, 10 वर्षों से लगातार हमारी नवीनीकरण की प्रक्रिया है सर। आप जानते हैं एक पीएचडी भी सर 4 से 5 वर्षों में हो जाता है, लेकिन 10 वर्षों में हर बार प्रधानाध्यापक। ठीक है विक्रम सिंह जी, हम आपकी पीड़ा समझ रहे हैं, 1 मिनट रुकना होगा। बड़ी विचित्र बात है, बताइए, मतलब बच्चा ढूंढो अभियान में भी अनुदेशक को लगा दिया, अजब हाल है। बच्चा ढूंढो अभियान क्या होता है? खैर, कौशल बाबू जी सर, आप कई नामा राशि आए थे अभी मंच पे, बड़ा बड़ा भाषण दे के गए और ऐसा इशारा करके गए कि मामला सेट है, बस हो गया है, हम आ गए, चिंता नहीं करो, क्या जी। और इधर संदीप बाबू सब उम्मीदों पे बर्फ का पानी डाल दिए। ये क्या चल रहा है भाई? वो तो माला पहन के चले गए कौशल बाबू, नहीं? और संजय निषाद भी आए थे जी, बोले जी सब बात हो गई, कोई चिंता नहीं, सब बढ़िया कर देंगे। क्या ये तो फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गया? जी सर, अभी जो कार्यक्रम हुआ है 20 फरवरी के लिए, आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया शिक्षा मित्रों की पीड़ा के लिए हम कोशिश करेंगे कि इसका जल्द से जल्द निस्तारण हो।
और जो राज्य के मंत्री जी थे संजय निषाद जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया। लेकिन जैसे ही हमारे किसी भी सवाल को, खासकर मानदेय संबंधी सवाल के लिए जब भी सदन में उठाया गया, तो सिर्फ एक ही ये बात आई कि 25 जुलाई 2017 के लिए आनंद यादव केस का हवाला देते हुए सारी जो जवाब था वो वहां की वहीं समाप्त हो जाता है और आखिर में 10,000 पे आके गाड़ी अटक जाती है। सर, यदि सुप्रीम कोर्ट की ही अगर बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला नजीर होता है। 17 अप्रैल 2010 के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा चंद्रमोहन नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल के एक निर्णय दिया गया है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह ठीक है कि नियुक्ति के समय भले ही ऐसे शिक्षकों के साथ शर्त रखी गई हो कि वो नियमितीकरण की मांग नहीं करेंगे, लेकिन अपने भविष्य को लेकर उनकी नियमितीकरण की जो मांग है उसको हम गलत नहीं कह सकते हैं एवं उनके नियमितीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये 17 अप्रैल 2010 का डिसीजन है। इसी डिसीजन को आधार बनाते हुए पंजाब प्रदेश के अंदर जो वहां शिक्षा प्रोवाइडर हैं उनके लिए एक व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत कम से कम उनको इतना मानदेय या वेतन जिस रूप में वो देंगे इतना दे देंगे नियमित करते हुए, जिससे उनको समस्या नहीं होगी, एक शिक्षक के बराबर। अब हम ये चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों को यदि शिक्षक पद के सापेक्ष मान ही लिया है तो क्यों ना नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी के अंतर्गत, प्री प्राइमरी में टीटी का भी कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा मित्रों को शिक्षा मित्र पद पे ही नियमित कर दिया जाए। उनको मानदेय जो है, भले आप वेतन मत दीजिए, वेतन की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मानदेय इतना दीजिए जो शिक्षक वेतन पा रहे हैं उनके बाद मानदेय दे दीजिए। दूसरा, अभी कुछ समय पूर्व और आज भी राज्य कर्मचारी के कुछ संगठन के नेताओं के साथ माननीय मुख्य सचिव जी का एक मीटिंग हुआ है, जैसा अभी जानकारी हमको मिला है। उसमें 7वां वेतन आयोग जो संविदा के लोग हैं उन पे लागू किया जा रहा है। तो वो लोग हैं जो 13-14 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं, पद के सापेक्ष है और न्यूनतम अर्हताएं रखते हैं। तो क्या शिक्षा मित्रों के पास ये अर्हताएं नहीं है? तो जब आप अन्य संविदा कर्मियों को दे सकते हैं तो फिर यहां क्यों नहीं मिल सकता है? ठीक बात है। मसला ये ना कि राजनेता हर चीज को नफा नुकसान की तराजू से तौलते हैं। उनको फायदा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो छोड़िए। रजत बाबू, आपकी दृष्टि में क्या होना चाहिए? ये जो तमाम स्कूल हैं, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में कई 100 स्कूल होंगे, ठीक जी, जो दरवाजे में कभी ताला ही नहीं लगाते, बोले चाहे जितने आ जाओ बीटीसी करने, चाहे जितने बीएड करने आ जाओ। जैसे ढाबे के बाहर नहीं लड़का खड़ा हो जाता, गाड़ी वालों कहता आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, ऐसे बोले आ जाओ हमारे स्कूल में आओ, ट्रेनिंग करो। इनका क्या किया जाना चाहिए? इससे अच्छा तो इनमें रैन बसेरा खोल दें तो गरीब के लिए ठीक रहे। नहीं, जिस प्रकार बच्चों की हालत खराब है या अन्ना पशुओं, एक सेकेंड, या अन्ना पशुओं का आश्रय स्थल खोल दें, इनमें किसान भी खुश और स्कूल का सदुपयोग भी। नहीं जी, आपको सर बताना चाहते हैं, हम तो चारों तरफ से देख रहे हैं जिस प्रकार से छात्रों का हालत खराब है भर्ती ना आने से, उसी प्रकार से कॉलेज वालों को भी लाले पड़े हुए हैं। आजकल जो आपने कहा कि जो है कोई ठेला वाले के सामने खुल जाए, किसी ढाबे के सामने लड़के खुल जाए, यही है भोजनालय, उसी प्रकार से जो कॉलेज के समिति हैं, जो उनके सदस्य हैं, उनके जो टीचर हैं, बच्चों को ऐसे ही पकड़ते हैं, आइए हमारे कॉलेज से बीटीसी कर लीजिए, 40,000 की डीडी, आप मुझे 20,000 डीडी दीजिएगा। अरे आप हमारे यहाँ बीटीसी कर लीजिए, आप मुझे छात्रवृत्ति मुझे दे दीजिएगा, लेकिन बीटीसी डीएलएड हमारे ही कॉलेज से करिए, क्योंकि उनके भी लाले और वांदे पड़े हुए हैं। क्योंकि भर्ती आती तो उनके भी सीटें फुल होती, हम सबको भी रोजगार मिलता, और कहीं ना कहीं सबके लाले वांदे पड़े हुए हैं। कोचिंग संचालक हो, उनकी हालत खराब, बच्चों की हालत खराब, कोचिंग संचालकों की हालत खराब, और शिक्षा मंत्री जी का बयान आता रहता है कि हमारे पास पद जो है अनुपात समानुपात बराबर है। आप सर इससे पहले भी आप देखे होंगे, ये बयान सुनते और आपका मुद्दा लगातार उठाते हमको लगता है 3 साल से ज्यादा का समय हो गया होगा, 2 से 3 साल ज्यादा हो गया होगा। लेकिन इससे पहले भी जिस प्रकार शिक्षा मंत्री जी का बयान आता रहता है, कि इससे पहले सतीश द्विवेदी जी का भी बयान हम आपको बताना चाहेंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो मौजूदा शिक्षा मंत्री जी हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री जी की भी बातें को, बयानों को कम से कम ताक पे रखते तो कम से कम इस लहजे में जो विधानसभा में जवाब दिया वो ना दिया जाता, क्योंकि उन्होंने किस आधार पर अनुपात समानुपात
को बराबर किया था, फिर आखिरी में कहा 17,000 का विज्ञापन हम देने वाले हैं। या तो शिक्षा मंत्री जी ने उस समय चुनाव के वजह से लॉलीपॉप पकड़ाया था, या तो मौजूदा शिक्षा मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। दो में से एक चीज मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी गर्मा गई माननीय पोस्ट पे बैठे हुए थे, मौजूदा भी गर्मा गई पद में शिक्षा मंत्री जी के पोस्ट पे बैठे हुए हैं। यही अधिकारी थे, महानिदेशक विजय किरण आनंद जी थे, तब भी थे, आज भी हैं, और उन्हीं के द्वारा बैठक भी होता है। और उन्होंने भी कहा है कि पद भाई रिक्त है, लेकिन विचाराधीन का जो ये शब्द लगा दिया गया है, इससे पहले एक कमेटी भी गठित हुई थी। रजत एक मिनट, विचाराधीन वाला वक्तव्य पहले आया, उसके बाद में लेटेस्ट आया कि समानुपात हो गया, इसलिए इसी को मानो, विचाराधीन के चक्कर में मत पड़ो। सर बात इन्होंने जो एक नहीं, जेब का जो कुछ पैसा और खर्च कर दोगे विचाराधीन के चक्कर में। जी सर, नहीं सर, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो गुमराह कर रहे हैं उस बात पे मैं बात रखना चाहता हूँ। ये गुमराह करने का जो कार्य किया जा रहा है, इस चीजों पर शिक्षा मंत्री जी को ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। या तो पद रिक्त है, आपने बोला एक तो पद रिक्त है, दूसरा विचाराधीन है, किस आधार पर ये दोनों चीज समान बराबर कर रहे हैं आप? या तो पद रिक्त है तब उसका विज्ञापन जारी करिए, या तो विचाराधीन है तो आप इस पद को, रिक्त पद को ना जोड़िए। आलोक जी, ठीक बात है रजत। आलोक जी, ये विधान परिषद में इस बार जब सदन चला तो कई सदस्यों ने ये प्रश्न उठाया शिक्षा मित्रों के मानदेय का, ठीक? जी। नेता सदन का एक ही उत्तर रहा, अगर नेता सदन रहे तो वो याद दिया, संदीप रहे तो संदीप ने एक ही उत्तर दिया। उन्होंने कहा पहले 7 मिलते थे, हमने 10 कर दिए। सत्यनारायण कथा समाप्त हुई, 5वां अध्याय खत्म, मंजीरी लो घर जाओ। मसला ये नहीं कि 7 मिलते थे 10 कर दिए, मसला ये कि 7 भी गलत थे और 10 भी गलत है। 10 में कैसे खर्चा जीवन जिएगा आदमी? आलोक जी। सर, एक गलत को दूसरे से भर रहे हैं ना। 7,000 में कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है आज के समय में, न 10,000 से। अगर रह सकता है कोई व्यक्ति तो कम से कम जो वेतन शिक्षक को मिलता है उसी अनुपात, उससे कम में। ऐसे जो भी गवर्नमेंट नौकरियां होती है, सरकार न्यूनतम वेतन ही देती है, मिनिमम वेजेस, मिनिमम सैलरी, वो न्यूनतम ही होता है। यानी आज के समय में कम से कम 40-50 हजार रुपए को व्यक्ति पाए तो वो एक सामान्य ठीक ठाक जीवन जी सकता है। तो उससे कम में जीवन जीना बड़ा कठिन है। सिलेंडर दिन पे दिन महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बच्चों की स्कूल की फीस महंगी हो रही है, क्या महंगा नहीं हो रहा है, डीटीएच महंगा हो रहा है। आदमी क्या हवा खा के जिंदा रहेगा? सरकार कभी कभी कितनी निर्मम हो जाती है। सरकार तो लोकतंत्र में पिता तुल्य होती है। तो मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूं कि कम से कम पिता की तरह व्यवहार करिए। एक बार सोच के तो देखिए कि 10,000 रुपए में कैसे जिया जा सकता है, ना शहर में ना गांव में, और ऊपर से 10,000 रुपए के चक्कर में उनको आपने परमानेंट करने के चक्कर में ट्रांसफर करके भेज दिया। अब वो अपने गांव में था तो थोड़ा जी भी सकता था, अब अपने गांव से 50 किलोमीटर दूर चला गया। 50 किलोमीटर अगर रोज आता जाता है तो तब तो पेट्रोल लग जाएगा। आलोक जी, एक बड़ा रोचक प्रसंग बता दूं आपको। अभी हाल में इसी सत्र में विधान परिषद में किसी ने कहा, पूछा प्रश्न कि भाई शिक्षा मित्रों जुड़ा था, पर उसने सुझाव दिया सदस्य ने कि भाई शिक्षा मित्रों की स्थिति बड़ी खराब है, तो कम से कम इनके लिए इतना ही कर दें कि जो प्रधानमंत्री का आवास योजना है, मुख्यमंत्री की आवास योजना है, उसमें इनको एक मकान मिल जाए तो चलो कुछ राहत मिलेगी। तो हुआ भाई सरकार उत्तर दे, तो विधान परिषद में नेता सदन स्वतंत्र देव खड़े हुए। स्वतंत्र देव ने कहा कि सारे गरीबों को 2024 तक या जहां तक बताया 27 तक घर दिया जाएगा। बैठ गए। फिर सदस्य ने पूछा कि इसमें शिक्षा मित्र शामिल है, फिर उनने वही उत्तर दिया, गरीबों को आवास मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। फिर पूछा क्या, उनने गरीबों को मिल रहा है, मिलता रहेगा। अब इसका क्या अर्थ निकालना है? इसका अर्थ सर ये है कि शिक्षा मित्र को गरीब नहीं मानती। 10,000 कमाने वाला कहाँ गरीब है सरकार की नजर में? उसके घर में तो दूध की नदियां बह रही 10,000 रुपए में। अरे वो नोएडा में प्लाट खरीद लेंगे सर 10,000 रुपए में। हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? 1947 के पहले का 10,000 सोच लीजिए, तो सोचो कितनी बड़ी रकम है। आज के 10,000 सरकार सोचने के लिए कहाँ कह रही है? वो कह रहे 1947 का 10,000 सोचिए और खुश रहिए। सरकार, कोई भी सरकार हो, इतनी निर्मम नहीं होना चाहिए कि किसी का, मतलब आप काम भी करा रहे हैं, इतना काम कराते हैं। हमारे कितने मित्र हैं जो प्राइमरी में हैं, कहते हैं साहब इतना काम कराया जाता है कि हमको तो सुपर ह्यूमन मान लिया गया है, बीएलओ भी बना दो। डीएम साहब
एक ही टीचर दिखाई देता है, मतलब कि डीएम साहब को कोई काम है, बोले भाई शिक्षा मित्र पकड़ लो, प्राइमरी टीचर पकड़ लो। पढ़ाना तो जो खाली रहे तो पढ़ाना उसका उद्देश्य है, उसके सिवा उससे सारे काम नहीं, एक बार मैं कहीं का आदेश देख रहा था, सांड पकड़ने का भी काम दे दिया था, तो मैंने कहा भाई ये काम खराब है, इसमें चोट चपेट लग जाएगी, बालक घायल हो जाएंगे। है बच्चा पकड़ना तो ठीक है, सांड पकड़ने का काम ठीक नहीं। बच्चा ढूंढना ठीक है, चलो तो उसमें मारपीट तो नहीं, सांड में तो दिक्कत है। आलोक जी, तो सर मेरा यही मानना है कि जो प्राइमरी या जूनियर शिक्षक है हमारे जो भाई हैं, उनको सरकार कम से कम इंसान तो माने। कितना काम कराती है, एक डीएम इतना बिजी नेता। हमारे जो प्राइमरी टीचर है उनसे पूछा, हमारे एक मित्र मणिकांत द्विवेदी, हम कहा भैया हमें फोन नहीं करते हो कभी? बोले भैया इतना बिजी है हम कि आपको हम फोन नहीं कर सकते, समय नहीं, सरकार इतना व्यस्त रखे है, सुबह से लेकर शाम तक सांस लेने का समय नहीं है, इतनी व्यस्तता है सर। विक्रम जी, एक प्रश्न आपसे लूंगा, आप लोग जब कभी शासन में सत्ता में मिलते होंगे लोगों से, तो क्या उनका रिस्पांस क्या रहता? छोड़िए एक बेंच दो बेंच का मसला, कचहरी है, कचहरी से हटके भी आप लोगों ने कभी अपनी बात रखी? चूंकि मैं गोरखपुर जनपद का ही रहने वाला हूं सर, तो बताइए, फिर तो आपको सीधे बात रखनी चाहिए। जी जी सर, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं 56 बार मिल चुका हूं सर जी, 56 टाइम्स जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूं। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक 56 बार मिल चुका हूं सर, लेकिन वही देखता हूं, करता हूं, अधिकारी को बुलाता हूं, बात करता हूं, मतलब सिर्फ टाल मटोल की स्थिति। और सर हमारे साथ तो इतना शोषण होता है सर जी कि आप नवीनीकरण, अब हमारा नवीनीकरण की प्रक्रिया आएगी सर। अब यदि हमने 100 काम प्रधानाध्यापक का कर दिया तो हम बहुत अच्छे हैं, एक काम यदि हम नहीं कर पाए तो हमारे आगे लिखा जाएगा असंतोषजनक और हमको नौकरी से निकाल बाहर किया जाएगा। अब 10 वर्षों की सेवा हमारी सारी खत्म, और हमको तो सर, हमको 9,000 रुपया में बेसिक शिक्षा विभाग को एक रोबोट मिल गया है, जिसको न ठंडी लगती है, न गर्मी लगती है, न बरसात का कोई मौसम है। आप बताइए, सिर्फ हमको 10 सीएल मिलता है सर, 10 सीएल में पूरा साल चलाना है, न मेडिकल की छुट्टी, न किसी भी प्रकार। हम बीमार हैं तब भी हम स्कूल जाएंगे, यदि नहीं गए तो हमारा मानदेय कट जाएगा, 300 रुपया जो मिलेगा वो भी कट जाएगा। और इतनी महंगाई के युग में सर 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर एक अनुदेशक अप डाउन करता है सर। अब आप बताइए, 200 से रुपया, 250 रुपया तो उसका पेट्रोल में चला जाता है सर, और जो बहुत दूर है वो 4,000 रुपया किराए के मकान लेकर विद्यालय के बगल में रहता है, या कोई महिला है सर तो 4,000 रुपया गाड़ी का किराया देती है सर। जबकि सर मैं आपको बताऊं, जो नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि देखिए हम नई शिक्षा नीति जारी कर दिए सर। उसी नई शिक्षा नीति में सर 5.5 में लिखा है कि हमारे जो पहले सारे विषय थे, चाहे वो कला थे, चाहे कंप्यूटर, चाहे कृषि विज्ञान, चाहे शारीरिक शिक्षा, चाहे गृह विज्ञान, चाहे फल संरक्षण और उद्यान, ये मुख्य विषय नहीं थे सर। लेकिन नई शिक्षा नीति में कस्तूरी रंगन जी ने जो 29 जुलाई 2020 को पेश किया और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया सर, हमारे सभी विषयों को मुख्य विषय मान लिया गया और उसमें कहा गया कि इसके अस्थायी अध्यापक रखे जाने चाहिए। फिर भी सर उत्तर प्रदेश की सरकार 3 साल हो गए नई शिक्षा नीति लागू हुए, आज तक हम लोग के साथ, हम लोग जब भी बात करने जाते हैं सर तो इनके बाबू लोग बताते हैं कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र तो सरकार के एजेंडे में ही नहीं है सर। इस प्रकार के जवाब आते हैं सर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं सर उत्तर प्रदेश का अनुदेशक कितना पीड़ित है, कितना शोषित है। और हम आपको तो सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने 27 धन्यवाद विक्रम बाबू जी उठाने का कार्य। एक उदाहरण में 1 घंटे हम लोगों ने बहस की, एक उदाहरण मैं रखता हूं कि राजनीति चलती कैसे है। ठीक, बिहार में जब चुनाव हुआ, भाजपा और नीतीश एक साथ थे, तो तेजस्वी ने कहा कि भाई हमको वोट दो, हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उस पर तेजस्वी को वोट भी मिला और बिल्कुल यहाँ तक फाइट दी और बहुत अच्छे ढंग से। खैर, फिर परिस्थिति बदली और नीतीश जी और तेजस्वी एक साथ आ गए, तो नीतीश बाबू ने एक रैली में कहा कि 10 तेजस्वी की और 10 हमारी तरफ से 20 लाख सरकारी नौकरी। खूब ताली बजी।
रजत बाबू सुनिएगा, लेकिन मंच की बात का कोई मतलब नहीं होता अगर बोलने वाला मतलब न माने, उनका रखना चाहे। ठीक, मंच की बात और व्हाट्सएप पे आया चुटकुला बराबर है। ठीक, उसका कोई अर्थ नहीं होता। आप लोग खुश हो जाते हो, मैं कभी खुश नहीं होता, ना दुखी होता ना खुश होता। आप लोग खुश हो जाते हो, उन्होंने भैया माननी जी आए थे वो बोल गए हैं, क्या? कुछ नहीं। सदन को देखिए, दस्तावेज देखिए। ठीक, विक्रम सिंह जब भी मिले होंगे इनसे किसी ने ये कहा होगा कि नहीं आपका कुछ नहीं करेंगे? बोले करेंगे, बुलाते देखते क्या? सही है। देखा तो नहीं। बिहार में कल परसों बजट आया, आलोक बाबू जी, गजब हो गया। वित्त मंत्री ने कहा कि मसला सरकारी नौकरी का नहीं, यानी 20 लाख भूल जाओ बेटा और ठंडा पानी पियो। हम युवाओं में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पैदा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये आदमी अपने आप नहीं पैदा कर लेगा लड़का, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता है। इसमें आप क्या करेंगे? जान छूट गई, जान छूट गई क्या? वहां के कई ऐसे जो रजत और तुम लोगों जैसे जो लोग हैं, उन लोगों ने मुझे कहा कि साहब के सर इस पर एक शो करो, ये तो धोखा हो गया। मैंने जिस दिन वो बोल रहे थे कि 20 लाख, उसी दिन मुझे लग रहा था कि ये चुटकुला है। क्या आज क्या परिस्थिति पैदा कर दी आपने बिहार में? आपने कह दिया आत्मनिर्भर बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे लड़कों को, लड़कियों को, युवाओं को। ये हम खुद नहीं बन जाएंगे। मसला है रोटी का, आप बता रहे हो स्वावलंबी बने। आपने क्यों कहा 20 लाख नौकरी देंगे? आप चुनाव में गए थे तो बोलते आप हम स्वावलंबी बनाएंगे, हमको वोट दो। यस, तो पता लगता एक समस्या है। उत्तर प्रदेश में मुझे दिखता है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। जो चीजें बिना झंझट के निपटाई जा सकती थी मानवीय दृष्टिकोण के साथ, उनका भी अधिकारियों ने बंटा ढार कर दिया। मैं कहता हूं मानदेय में अभी समय है, आपके जो भी कारण हो, मैं उस बहस में अब नहीं जाता, 1 घंटा बहस कर ली। यही कर दीजिए कि चाहे अनुदेशक हो चाहे शिक्षा मित्र हो, होम टाउन में ही स्टेशन रहेगा। क्या? उसका कभी तबादला नहीं होगा। बहुत राहत मिल जाएगी। बलिया का आदमी बागपत में डाले हुए हो, क्यों? या तो 50,000 रुपया दीजिए, फिर बागपत नहीं बरेली भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। या तो जाए नौकरी छोड़े। जब 9,000 दे रहे हो, 10,000 दे रहे हो, तो इस नियम बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो कहीं कोई कोर्ट भी बीच में नहीं आ रहा। कह दीजिए ये लोग रिटायरमेंट तक स्टेशन रहेंगे होम टाउन में। क्या समस्या है? मैंने एक सुझाव दिया था कि शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, इनको भी वो होना चाहिए, हेल्थ के जो अध्यापकों के लिए है वो छूट रहा है। ठीक, सुझाव तो मान लिया अधिकारियों ने, क्या उसकी पॉलिसी बना दी। पॉलिसी आई जब मैंने देखा तो दीवार में सिर मारा अपना। फिर मैंने एक ट्वीट भी किया। कुल इनको मिल रहा है 1,10,000 शिक्षा मित्र को, मान लीजिए है 11 महीने में, और उसमें था आप, पत्नी, 2 बच्चे, माता पिता सब मिला के अगर आप पैकेज लेंगे तो 1,25,000 रुपया साल लगेगा। बताइए, 15,000 पड़ोसी से मांगे तब बीमा लें, फिर खाएं क्या साल भर? वैसे आत्मा परमात्मा से मिल जाएगा? नहीं, बीमा की जरूरत ही नहीं। फिर तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि आप इनका मानदेय अभी नहीं बढ़ा सकते? इनसे यही कह देते, जब इतने लोग सरकारी कर्मचारी है ना बीमा में, कैशलेस में, क्या मान लीजिए ये भी 1,00,000 2 लाख जो भी लोग हैं सब मिला के, अनुदेशक तो मेरे ख्याल 30-32 ही जा रहे हैं। ठीक है ना विक्रम जी, इतना ही ना? क्या सबको आप अगर ये सुविधा दे देते तो कौशल कुमार का चेहरा भी खिल जाता और विक्रम सिंह का चेहरा भी खुल जाता कि चलो ठीक है, कुछ तो राहत हुई है। अम्मा के आंख का ऑपरेशन कराना होगा तो चिंता नहीं अब, बाबूजी का घुटना बदलवाना है तो चिंता नहीं।
सकता था ना, इसमें क्या समस्या थी? ये छोटे काम ह्यूमन टच देते, एक इमोशनल टच आता, लगता कि ये हमारे घर के लड़के हैं, हमारे घर की बेटियां हैं, ये उत्तर प्रदेश की मिट्टी की संतानें हैं। क्या समस्या थी? कौन सा जजमेंट इसके आड़े आ रहा था? कोई नहीं। एक दिन में 5 मिनट का काम है, इसके लिए विधानसभा की भी जरूरत नहीं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, आलोक जी आप तो जानते हो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 4 लाइन कंप्यूटर पर टाइप करनी है, चिड़िया बनानी है किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी को, और काम शुरू। क्या दिक्कत है? आप गाजर लटका के रखना चाहते हैं क्या? और बिना पेट भरे तो कोई नीके नहीं रह सकता ना, ठीक से नहीं रह सकता ना। पहली जरूरत है परिवार के पास न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए जीवन यापन के लिए। छोड़िए कोर्ट ने क्या कहा, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि हमारे परिवार के लोग, बच्चे, ये साथी, भाई, इनके परिवार को, इनके परिजनों को न्यूनतम सुविधाओं वाला जीवन स्तर भी नहीं दे सकते हम? क्या हम इतने विपन्न हैं, देश और राज्य हमारा? एक बड़ा प्रश्न। और दूसरी बात, जो बात रजत ने कही, मैं उससे बहुत सहमत नहीं। ये कई वैसी बात है कि कोई ये कहे कि भाई साहब देखो स्टेशन में टिकट खिड़की बंद ना कराओ। क्या गाड़ी तो नहीं आएगी यहां 15 दिन, लेकिन टिकट बिकने दो। बोले क्यों? बोले 4 लोग बैठे हैं टिकट बांटने वाले, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार हो जाने दीजिए उनको। 4 लोग 40,000 लोग स्टेशन के अंदर कर दिए, उनका क्या करे? ये क्या बात? नहीं, मैं उससे सहमत नहीं। तत्काल प्रभाव से बंद कराइए ये सब, तत्काल प्रभाव से बंद कराइए स्कूल। ये नहीं चल सकता। होल्ड कर दीजिए परीक्षा परीक्षा सब, टीईटी की, सुपर टीईटी, कौन कौन टीईटी है, इंटरनेशनल टीईटी, नेशनल टीईटी, स्टेट सब बंद करिए। क्यों? जब देना नहीं है, नहीं अनुपात परम समानुपात हो गया है, तो काय को चला रहे हो? इसलिए मैं कहूंगा, मैं इससे बात से सहमत नहीं भाई आप लोगों की ना। प्रबंधक जी हैं, राम खिलाड़ी जी, ऐसे नाम ले दिया है, खाए कमाए या खाए, उनके घर में और बरकत होती रहे, इसलिए चलना चाहिए क्या स्कूल? बंद करिए। एक ही दिन का रोना होगा ना, हो जाएगा। सारे स्कूलों में काम करने वाले सारे लोग जोड़ लीजिए, कितने होंगे ऐसे ट्रेनिंग स्कूलों में काम करने वाले लोग? लेकिन उससे समस्या कितनी हो रही है? एक साथ लाख बच्चा पास आउट हो रहा है। बोले जी VTC कराए। बोले अब क्या करोगे? बोले लखनऊ की बस में बुकिंग करा ली, लक्ष्मण मेला मैदान जाएंगे। लक्ष्मण मेला मैदान के लिए स्कूल चलता रहे, फिर संघर्ष होगा। रजत कहेंगे कि हमको दादा रात में पुलिस उठा ले गई। इसे पहले तो ये बंद कराइए भाई। इन सब चीजों ने व्यवस्था को और खराब कर दिया। आप नहीं दे सकते, उम्मीद मत जगाइए। मैं मनोविज्ञान की बात कह रहा हूं। जो बच्चा टीईटी पास में जिसका नाम आ जाता है, वो आधा मास्टर तो अपने को मान ही लेता है। गलत तो नहीं कह राकेश पांडे? क्या शादी ब्याह के लिए भी हाँ बोल देता है, बोले ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं। 20 लाख बच्चा, 20 लाख देश के सारे राज्यों के प्राइमरी सेक्शन में भर्ती हो जाए और यूपी के टीईटी कोई खाली नौकरी मिले तो भी 20 लाख खपेंगे नहीं। भैया गलत तो नहीं कर रहा, आप लोग ज्यादा समझदार हैं। रजत बाबू गलत तो नहीं बोला। सारे देश भर के बेसिक शिक्षा के स्कूलों में केवल यूपी के लड़के को नौकरी दे दो 1 साल, तो भी 20-22 लाख खप जा, नहीं खप सकता क्या? When a surge of power meets an aerodynamic frame, a new SUV is born. Presenting the new phase of SUVs, Fronx, the shape of new. Nexa.
इसके लिए दुनिया के कई मुल्कों में भी यूपी का लड़का देना पड़ेगा, तब 1 साल का खपेगा। क्या अगली साल फिर 20-22 लाख तैयार? क्या क्यों भाई, क्यों कराएं? पैसा लगता है इसमें, बच्चे का आना है जाना है, बैंक ड्राफ्ट है, उसके बाद अगर कहीं भगवान के आशीर्वाद से वो पेपर आउट हो जाए, सॉल्वर आ जाए, कौन कौन बवाल हो जाए, तो गई भैंस पानी में। क्यों? उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 15-20 साल से देख रहा, इनके पहले पीढ़ी के भी साथी मेरे पास आते थे, अब ये लोग हैं। सच्ची बात आलोक बाबू ये है, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की शिक्षा, अध्यापक की, सहायक अध्यापक की नौकरी के लिए संघर्ष करने वाले लोग, शिक्षा मित्र और अनुदेशक, ये वो टीचर नहीं हो पाए, इनको वेतनमान ठीक नहीं मिल पाया, मानदेय, लेकिन इन सबको ऐसी परिस्थितियां आई कि ये सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी सीनियर एडवोकेट के तौर पर काम कर सकते हैं। विक्रम सिंह को सुनिए, क्या कोई धारा बची जो इनको याद नहीं? बताइए। क्या कौशल कुमार को सुनिए, रजत सिंह को सुनिए। ये स्थितियां ये इसलिए थोड़ी ना बने थे ये लोग, इन्हें कहीं स्कूल में पढ़ाना चाहिए था अच्छे से, नहीं। ये जब मिलते तो इतनी फाइल लिए चल रहे हैं। मैं तो जब भी देखता हूं यही देखता हूं कि फलाने वकील साहब से मीटिंग हो गई, फलाने, और वो वही सब लोग चंदा करो और हरीश साल्वे को देना है। घर बेच के टीटी करो, बीएड करो, फिर घर बेच के मुकदमा लड़ो, यही ना। ये दुखद है, ये पीड़ाजनक है, ये अपमानजनक है। तीनों चीजें हैं इसमें। मैं 3 बातें कहूंगा अंत में। अनुपात समानुपात आप मालिक हैं, आप जैसा चाहें करें, ठीक, चाहे जिसको अनुपात माने, चाहे जिसको समानुपात। लेकिन अगर आपको लगता है कि अध्यापक बहुत हो गए तो ये भर्ती केंद्र बंद करिए, तत्काल प्रभाव से बंद करिए, रूथलेसली, निर्ममता पूर्वक बंद करिए। ये दुकानें कतई शटर डाउन करिए इनमें। एक दूसरा, शिक्षा मित्र और अनुदेशक, उनको उतना मानदेय मिलना चाहिए जितने में उनका परिवार सम्मान पूर्वक रह सके। अध्यापक की एक गरिमा होती है, उस गरिमा के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अध्यापक का एक पद विशिष्ट है, उसको और सरकारी नौकरियों के समतुल्य नहीं रखा जा सकता। उसमें गुरुत्व है, बाकी में किसी में गुरुत्व नहीं। नौकरी सिपाही की भी अच्छी है, और सिपाही की छोड़ो, पटवारी लेखपाल की मिल जाए तो समझ लो जीवन बन गया। उसमें तो 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जो सम्मान, जो गुरुत्व अध्यापक के लिए है, वो बाकी के लिए नहीं। वो लोग जीवन जी पाए, अपने परिवार के से आंख मिलाकर बात कर पाए, उनको बच्चों के सामने टूटना नहीं पड़े भावनात्मक रूप से, कि बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं वो पूरी नहीं कर सकते। ये दुखद है, ये कारुणिक है, ये लोकतांत्रिक समाज के लिए धब्बा है। मानदेय देने से कौन भाई का लाल रोक सकता है? आज और अभी दिया जा सकता है। दूसरी बात, मानदेय होना चाहिए। और तीसरी बात मैं कहूंगा जो एसओएस हो, तत्काल प्रभाव से हो, कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र, स्त्री पुरुष का भी मैं भेद नहीं कर रहा, जो बात विक्रम सिंह कह रहे ना, सबको ये राजाज्ञा जारी हो कि ये जब तक नौकरी में रहेंगे अपने होम टाउन में ही रहेंगे। कम से कम वो संकट तो टल सकता है। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाता है टारो, तुलसी बाबा लिख गए। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाता है टारो। कोई महल मांग रहे हैं? नहीं,
एमएलसी की टिकट मांग रहे हैं? नहीं। राज्यसभा चाहते हैं बच्चे? नहीं। जीवन जीने का, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। और जो लोग खुद इस ट्रॉमा से गुजर रहे हो, उनको झूठे सपने नहीं दिखाए जाने चाहिए। मैं मानता हूं झूठा सपना इस धरती पर सबसे बड़ा पाप है। झूठा सपना मत दिखाइए, जो कर सकते हैं वही बताइए। मंच पर बोलना सरल होता है। मैंने नीतीश जी का उदाहरण दिया, अब उन्होंने कह दिया आत्मनिर्भर बनाएंगे सबको। 20 लाख लड़का कितना खुश हो गया था कि अब 20 लाख को तो नौकरी मिली, 20 लाख परिवारों में तो उजाला हुआ। उन्होंने कहा नहीं, मेरे कहने का मतलब यह था कि स्वावलंबी बना देंगे आपको, उसके बाद आप मूंगफली बेचो और चाहे अंडे बेचो, आपकी मर्जी। यही चरित्र है सियासत का। सियासत की आंख भी नम होनी चाहिए, क्योंकि हम सब, ये सब लोग मिलके व्यक्ति को नेता बनाते हैं और नेता सत्ता बनाता है। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वैसे मैं कहूं बी द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश के लोग। इनको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। और लोकतंत्र है तो उसकी शुचिता इस बात की डिमांड करती है कि शासन को ये भी बताना चाहिए, जो सवाल नौजवान के दिमाग में है, ये जो सवाल हमने इस शो में उठाए, जो लोग रिटायर हुए अध्यापक, उनके पदों पर भर्ती का क्या कैसे हो, वो समतुल्य कैसे रहे, फिर समानुपात? क्या रिटायर होना बंद हो गए 19 से आज तक? शिक्षा मित्रों के जो पद थे, जो उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते खाली हुए थे, सहायक अध्यापक की, उनकी भर्ती और नई भर्ती में अंतर है कि नहीं? क्या ये सच है कि 19 से कोई भर्ती नहीं आई? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। और जो बात आलोक जी कह रहे थे, ऐसे स्कूलों का क्या करें जहां एक ही मास्टर है, एकल विद्यालय, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी बताना चाहिए ना। अगर सब जग समानुपात में आ गया है तो फिर किसी विद्यालय में एक अध्यापक क्यों है? और अगर एक ही अध्यापक है और 2 ही बच्चे, तो स्कूल ही बंद कर दो, फिर चला क्यों रहे हो? आलोक जी उदाहरण दे रहे थे, फर्रुखाबाद में, मेरा शहर जिला है, 100 विद्यालय उन्होंने बताया इसे। ये अच्छी बात नहीं। उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों के बच्चे वहां से पढ़कर निकलते हैं। हमारी जिम्मेदारी है उनके प्रति। आंख को नम रखें तो ब्यूरोक्रेसी अच्छी लगती है जिसकी आंख नम रहे, और राजनीति भी वही अच्छी लगती है जिसकी आंख नम रहे। धन्यवाद।